हेलो फ्रेंड्स। अगर आप किसी की फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं सेक्शन 12A ATG 1023C में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव प्रूव हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने ध्यान में रखना है किसी फ्रेश 12A ATG 1023 की एप्लीकेशन लगाने से पहले। फॉर्म 10A और फॉर्म 10AB जो कि प्रोविजनल और फाइनल रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से फाइनल एप्लीकेशंस की रिजेक्शंस आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि अगर आपको सेक्शन 12A ATG या 1023C के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म 10A जो कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उसको अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, उसके उसके स्टार्ट होने से 30 दिन से पहले फाइल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आने वाले FY 23-24 के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म 10A 28 फरवरी 2023 तक फाइल कर देना पड़ेगा, मतलब कि अगले महीने तक फाइल कर देना पड़ेगा। हालांकि अभी तक FY 23-24 के लिए फॉर्म 10A इनकम टैक्स पोर्टल पे एक्टिव नहीं हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले महीने जो कि इसकी ड्यू डेट है, तब तक ये फॉर्म पोर्टल पर आ जाएगा। अभी भी FY 22-23 का फॉर्म ही एक्टिव है, जिसको लास्ट ईयर ही मार्च 22 से पहले बंद होना चाहिए था। लेकिन जो भी है, अब पोर्टल इस तरह से दिखा रहा है, तो फिर अभी भी इसका मतलब ये इस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि अभी भी आप FY 22-23 के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेके आप 3 साल तक, क्योंकि उसकी 3 साल की लाइफ है, तो आप 3 साल तक शांत बैठ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 12A के अंदर ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि जब आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ जाए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है या नहीं। अगर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो आपने 6 महीने के अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10AB में अप्लाई कर देना है। अगर आपकी एक्टिविटी शुरू होने में टाइम लग रही है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जिस दिन एक्सपायर हो रही है, मतलब 3 साल, और जो आउटर लिमिट है उसकी, क्योंकि 3 साल के लिए ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वैलिड रहती है, आपने ये 3 साल खत्म होने के 6 महीने से पहले, 6 महीने पहले उसके फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। ये फाइनल रजिस्ट्रेशन अगर आपको एक बार मिल गया, तो ये वैलिड रहेगा 5 साल के लिए। उसके बाद अगर आपको फिर से ये रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना है। रिन्यूअल के टाइम पे फिर से आप फॉर्म 10AB ही फाइल करेंगे। ये आप ध्यान में रखिए कि फॉर्म 10A जो कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, वो सिर्फ एक बार ही फाइल होता है एक पूरे एंटिटी के लाइफ टाइम में। जब भी रिन्यूअल करना है या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना है, तो वो हमेशा फॉर्म 10AB में ही रहता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ ऐसी बातें जो आपकी ट्रस्ट डीड में ज़रूर होनी चाहिए। सो ये आपके ट्रस्ट डीड में ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फाइनल जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, उसमें कुछ पॉइंट्स ऑफिसर्स उठा सकते हैं। सबसे पहले आपके ट्रस्ट डीड में एक इररिवोकेबिलिटी का क्लॉज होना चाहिए। अब इररिवोकेबिलिटी का क्या मतलब है? इररिवोकेबिलिटी का मतलब है कि मेंबर्स जो कि ट्रस्टीज हैं और मेंबर्स हैं, म्यूचुअल डिसीजन से भी ट्रस्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये क्लॉज मैंडेटरीली आपके डीड में होना चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं ग्रांट होगी। जब भी आप फॉर्म भी भरने जाएंगे, फॉर्म 10A या फिर फॉर्म 10AB फाइनल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, तो उसमें पूछता है कि आपके ट्रस्ट डीड में ये लिखा है कि नहीं कि ये इररिवोकेबल है। उस टाइम अगर आपने नोटिस किया कि आपके ट्रस्ट डीड में ये इररिवोकेबिलिटी वाला क्लॉज नहीं है, तो आप फंसने के चांसेस बहुत है आपके। दूसरा, आपके ट्रस्ट डीड में ये स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि ये पब्लिक के लिए है, ये कोई स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने कोई ट्रस्ट बनाया जो सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स के लिए है, तो उसे एक प्राइवेट ट्रस्ट कहा जाएगा और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। इसलिए इंश्योर कीजिए कि आपकी ट्रस्ट डीड में पब्लिक को सर्व करने का ऑब्जेक्टिव जरूर लिखा हो। आगे बढ़ते हुए, ट्रस्ट डीड में ये क्लॉज भी लिखा होना चाहिए कि अगर डिसोल्यूशन होता है, तो ट्रस्ट सिर्फ ऐसे ही ट्रस्ट को ट्रांसफर होगा जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रस्ट के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाती है, तो अब ट्रस्ट कोई चला नहीं पाएगा, तो इसीलिए अगर उसे ट्रांसफर करना है, वो डिसॉल्व करना है, तो सिर्फ ऐसे ही दूसरे ट्रस्ट को ट्रांसफर होना चाहिए जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर से ध्यान रखना है आपकी ट्रस्ट डीड बनाने से पहले। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस में फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम ऑफिसर ये पॉइंट्स रेज कर रहे हैं कि ये क्लॉजेस आपकी डीड में नहीं है, और फिर वो आपको बोलते हैं कि अब ये डीड अमेंड करके लाओ। अब क्योंकि बहुत सारे केसेस में डीड्स रजिस्टर हो चुकी होती हैं, तो उनको अमेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग से अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फिर आपकी रिजेक्शन या फिर इन सब पॉइंट्स पे बात नहीं उठेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब जब आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर दी, उसका डिस्पोजल कब तक होना चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर जब आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी है, उसके उस मंथ के खत्म होने पे और आने वाले 6 मंथ्स के अंदर ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देना पड़ेगा। ये एज पर एक्ट लिखा हुआ है, और जो कि मोस्ट केसेस में हो जाती है। विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन हैज बीन ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन हैज बीन फाइल्ड, डिस्पोजल आ जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका डिस्पोजल नहीं आया, अगर ऑफिसर ने डिस्पोज नहीं किया आपका एप्लीकेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन, तो क्या इसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अगर आपका 6 मंथ्स में डिस्पोजल नहीं हुआ आपकी एप्लीकेशन का, तो इसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। आज के लास्ट पॉइंट को देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग पॉइंट है। अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है फाइनल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का, 12A, ATG, 1023 जो भी आपने सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनल एप्लीकेशन डाला था, फाइनल रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डाला था, अगर उसका रिजेक्शन हो जाता है तो क्या आपके पास रेमेडियल चीजें हैं, क्या आप उसमें कर सकते हैं, क्या रिकोर्सेज है? तो सबसे पहला रिकोर्स जो है वो है कि आपको लगता है अगर नहीं आप अपने पॉइंट्स को रेक्टिफाई करके दोबारा एप्लीकेशन फाइल करने से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, फाइनल रजिस्ट्रेशन, तो आप जाकर दोबारा से फॉर्म 10A भी भरिए और रीअप्लाई कीजिए फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, फॉर्म 10A सिर्फ एक बार ही फाइल होता है पूरे लाइफ टाइम में। तो अगर आपने रीअप्लाई करना है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको सिर्फ फॉर्म 10A भी ही भरना है, फॉर्म 10A दोबारा नहीं भरना होगा। तो इस तरीके से आप रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका गलत रीजंस की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपको अपील में जाना है, अगर आपको उसको अपील करना है, तो क्या आप सीआईटी अपील के पास जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्ट के हिसाब से आपको अगर चैलेंज करना है ये ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन, तो आपको फाइल करना पड़ेगा अपील इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में। जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शनल आईटैट होगा, वहां जाके आपको एक अपील करनी पड़ेगी। अगर आप एक्ट पढ़ेंगे तो अपीलेबल केसेस में आईटीएटी के सेक्शन के नीचे ये अंदर लिखा हुआ है कि 12A रिजेक्शन ऑर्डर या फिर एटीजी रिजेक्शन ऑर्डर या 1023 रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील बिल्कुल पॉसिबल है बिफोर द आईटीएटी, नॉट बिफोर द सीआईटी अपील। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन तो है ही। लेट मी नो योर कमेंट्स एंड आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू।